हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाने वाले हैं, जहां इमोशंस सिर्फ महसूस नहीं किए जाते, बल्कि उन्हें कंट्रोल किया जाता है। जहां बातचीत सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि एक सोची-समझी स्ट्रैटेजी होती है। और जहां इंसान का दिमाग एक रहस्य, एक हथियार और कभी-कभी एक जाल की तरह काम करता है। वेलकम टू द डार्क साइकोलॉजी बाय एमी ब्राउन। आज हम इसे एक जर्नी की तरह एक्सप्लोर करेंगे और इस कहानी के एंड में हम सीख पाएंगे कि मैनिपुलेटर को कैसे पहचानें, अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करें, कैसे कंफ्यूजन एंड इमोशंस को अपनी पावर बनाएं और साथ साथ अपने दिमाग को कैसे मजबूत और सुरक्षित बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने किसी की आंखों में वो चमक देखी है जो आपको एकदम आराम देती है, और एक अनकरहा डर भी। आज हम उसी दुनिया में चल रहे हैं, वो अंधेरा जो दूसरों के दिमाग में नहीं, उनकी नीयत में छुपा है। एमी ब्राउन कहती है कि डार्क साइकोलॉजी इजंट अ सब्जेक्ट, इट्स अ शैडो दैट फॉलोज एवरी ह्यूमन माइंड। और आज आप और मैं उस शैडो के अंदर उतरने वाले हैं। इमेजिन करिए कि आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, जिसमें हल्की रोशनी, बाहर कुछ आवाज़ें, लेकिन आपका ध्यान धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहा है। जैसे कि आप आंखें बंद करते हैं, आपको महसूस होता है कि इंसान का माइंड कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना लेयर्ड है और कितना अनप्रिडिक्टेबल। एमी ब्राउन हमें डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में ले जाती है, जहां हर इंसान के बिहेवियर के पीछे एक छुपा हुआ मीनिंग होता है, जहां हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन नहीं होता, और हर साइंस और साइलेंस साइलेंस नहीं होती। हम रोज़ लोगों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, ट्रस्ट करते हैं और उनसे समहाउ अफेक्ट भी होते हैं। लेकिन कभी हम नहीं सोचते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एमी बताती हैं कि डार्क साइकोलॉजी का मतलब ईविल होना नहीं है, बल्कि यह एक अंडरस्टैंडिंग है कि ह्यूमन माइंड सिर्फ लाइट से नहीं बना है, उसमें एक डीप शैडो भी है। और यह शैडो हर इंसान में मौजूद है। उसे समझना, पहचानना और खुद को प्रोटेक्ट करना ही रियल एम्पावरमेंट है। अब सोचिए, आप एक कैफ़े में बैठे हैं और आपके आसपास लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई फ़ोन पर बिज़ी है और कोई बुक रीडिंग कर रहा है। सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, लेकिन आप थोड़ी देर ऑब्ज़र्व करें तो आपको दिखने लगेगा कि हर व्यक्ति की एक दूसरी पर्सनैलिटी भी है। वो पर्सनैलिटी जो बाहर नहीं दिखती, लेकिन डिसीजंस वहीं से लिए जाते हैं। कोई अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाकर कॉन्फिडेंट एक्ट कर रहा है, कोई गिल्ट का इस्तेमाल करके किसी को कंट्रोल कर रहा है, कोई प्यार का दिखावा करके डिपेंडेंसी बना रहा है। डार्क साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि बिहेवियर दिखावा हो सकता है, लेकिन इंटेंशंस कभी छिप नहीं सकती, बस हमें देखना नहीं आता। लिसनर्स यहाँ एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगले 2 दिन तक लोगों को जज ना करें, उन्हें ऑब्जर्व करें। वे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, कैसे कहते हैं, उस पर ध्यान दें। कौन पॉज लेता है, कौन एग्जैजरेट करता है, कौन दूसरों की फीलिंग्स को छोटा करता है।
यही अवेयरनेस आपकी पहली ढाल है। धीरे धीरे इस किताब में एमी हमें इंसान के मन की सबसे डार्क कैरेक्टर से मिलाती हैं, द डार्क ट्रायड, जिसमें पहला है नार्सिसिस्ट, जो दूसरों से प्यार का दिखावा करके अपनी आइडेंटिटी बनाता है। वो चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और शुरू में आपको फील करवाते हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं, पर असल में वो आपको इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उन्हें एडमायर करे। नार्सिसिस्ट की दुनिया में यू नहीं होते, वहाँ सिर्फ मी होता है। लिसनर्स इसको कैसे पहचाने? कोई व्यक्ति लगातार खुद को प्रायोरिटी देता है, आपकी बाउंड्रीज को इग्नोर करता है या करती है, और आपकी फीलिंग्स को स्मॉल बताता है, तो आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। दूसरे हैं मैकियावेलियन। ये लोग शांत, कैलकुलेटिव, स्ट्रैटेजिक एंड इमोशन फ्री होते हैं। ये आपको इमोशनल कंफर्ट नहीं देंगे, ये आपको स्टडी करेंगे और ये देखते हैं कि आप किस बात पे हर्ट होते हैं, आप कहाँ वीक होते हैं और किस सिचुएशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लिसनर्स इसको कैसे अप्लाई करें? कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जिसे आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हो। तीसरे साइकोपाथ्स, जो गिल्ट फील ही नहीं करते, किसी का दुख महसूस ही नहीं करते, लेकिन चार्म से आपका ट्रस्ट वो हमेशा जीत लेते हैं। एमी कहती है कि साइकोपाथ स्ट्रेस पे काम रहते हैं क्योंकि उन्हें इमोशंस डिस्टर्ब्स नहीं करते। लिसनर्स इसका टेस्ट कैसे ले सकते हैं? आइए जानते हैं। अगर कोई बहुत इफर्टलेसली लाए करता है, किसी मिस्टेक पर गिल्ट फील नहीं करता और चार्म को टूल की तरह यूज़ करता है, तो यह साइकोपाथ या एक बिग रेड फ्लैग है। इसके बाद कहानी में हमें मैनिपुलेशन टेक्निक के उस अंधेरे में ले जाती है जहां लोग माइंड कंट्रोल करने से खेलते हैं, पर बहुत सटल तरीके से वो ये गेम खेलते हैं, जिसमें गैस लाइटिंग सबसे डेंजरस वेपन है, जहां मैनिपुलेटर आपकी ही मेमोरी को गलत साबित करता है। इमेजिन एक लड़की, उसे बार बार लगता है कि उसने सब कुछ सही याद किया है, पर उसका पार्टनर उसे कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट करती हो, तुम्हें चीज़ें याद ही गलत रहती हैं, यह तो कभी हुआ ही नहीं। धीरे धीरे वह अपनी ही रियलिटी पर विश्वास खो देती है। लिसनर इसको अपनी लाइफ में कैसे पहचाने? अगर कोई व्यक्ति आपको आपकी ओन इमोशंस पर डाउट कराने लगे, तो वहाँ मैनिपुलेशन चल रहा है। फिर आता है सबसे डेंजरस, लव बॉम्बिंग, जहाँ शुरुआत में इतना प्यार, इतना अफेक्शन दिया जाता है कि आपका माइंड डोपामिन से फ्लड हो जाता है और आप सोचते हैं कि लाइफ में फाइनली कोई परफेक्ट इंसान आ गया है। बट नो, यह एक ट्रैप है। जितना ज़्यादा प्यार शुरुआत में मिलता है, उतना बड़ा इमोशनल क्रैश बाद में आता है। लिसनर्स इसे अप्लाई कैसे करें? जब कोई रिश्ता बहुत फास्ट मूव हो रहा हो, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हों और अटेंशन अनबैलेंस्ड हो, तो पॉज लें। ट्रू लव हमेशा स्लो और कंसिस्टेंट होता है, सडन और एक्सट्रीम कभी नहीं होता। मैनिपुलेटर इंटरमिटेड रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, यानी कभी प्यार, कभी कोल्डनेस। यह टेक्निक आपको इमोशनल गैम्बलर बना देती है। आप वेट करते रहते हैं, शायद इस बार वो नाइस होगा या होगी।
शायद इस बार वो अपोलोजाइज़ करेगा। यह होप साइकिल आपके माइंड को वीक कर देती है। लिसनर्स इसके लिए सबसे पहले इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी देखें, अपनी कंसिस्टेंसी देखें, ना कि इंटेंसली या मैनिपुलेशन में है या कंसिस्टेंसी एक लव में है। मिररिंग भी एक पावरफुल टूल है। कोई आपको पूरी तरह मिरर करे, योर हॉबीज़, योर टोन, योर जोक्स एंड एवरीथिंग, तो यह सोलमेट फीलिंग नहीं है, ये साइकोलॉजिकल हुकिंग है। लिसनर्स इसे अप्लाई कैसे करेंगे? अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगे, अनयूजुअली सिमिलर, तो ऑब्ज़र्व करें, ट्रस्ट ना करें। एमी हमें आगे बताती हैं कि मैनिपुलेटर्स आपके स्ट्रेंथ को नहीं बल्कि आपके इमोशनल ट्रिगर्स को टारगेट करता है। आपकी नीड्स फॉर वैलिडेशन, आपकी गिल्ट, आपका फियर ऑफ लोनलीनेस और आपकी डिज़ायर टू फिक्स पीपल, यही उसकी एंट्री पॉइंट है। आपकी इमोशनल ट्रिगर्स की लिस्ट बनाएं, जैसे मैं रिजेक्शन से डरता या डरती हूँ, मैं लोगों को डिसअपॉइंटेड नहीं कर सकती, मैं जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हूँ। यह अवेयरनेस ही आपको मैनिपुलेशन प्रूफ बनाती है। कहानी अब उस पेनफुल ट्रुथ की ओर मुड़ती है जहाँ वाई गुड पीपल गेट मैनिपुलेटेड, ये क्वेश्चन आता है। एमी कहती है कि मैनिपुलेटर्स कमज़ोर लोगों को कभी नहीं चुनते, वे अच्छे लोगों को चुनते हैं क्योंकि अच्छे लोग फॉरगिव कर देते हैं, जल्दी ट्रस्ट करते हैं और ब्लेम खुद पर ले लेते हैं। लिसनर यहाँ सीख सकते हैं कि काइंड रहे पर ब्लाइंड ना बने। बाउंड्रीज काइंडनेस का विरोध नहीं करती, बाउंड्रीज आपकी काइंडनेस को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद एमी न्यूरोसाइंस की दुनिया में ले जाती हैं, जहाँ डार्क साइकोलॉजी सिर्फ बिहेवियर नहीं बल्कि एक ब्रेन केमिस्ट्री बन जाती है। लव बॉम्बिंग डोपामाइन बढ़ा देती है, फिर कोल्ड बिहेवियर डोपामाइन को क्रैश कर देती है, और ऐसे ही आप एडिक्टेड हो जाते हैं उस पर्सन के बिहेवियर पैटर्न से। यह इमोशनल एडिक्शन ही ट्रॉमा बॉन्ड बनाती है, जहाँ विक्टिम कंफ्यूजन में फंस जाता है, इज ही रियली लव्स मी और ही हर्ट्स मी। ब्रेन दोनों को रिकंसिलिएट नहीं कर पाता और इसी कंफ्यूजन में मैनिपुलेशन ग्रो करती है। लिसनर इसे कैसे अप्लाई करें? जब रिश्ता आपको क्लैरिटी ना दे बल्कि सिर्फ कंफ्यूजन दे, तो याद रखिए, कंफ्यूजन इज इक्वल टू कंट्रोल एंड क्लैरिटी इज इक्वल टू फ्रीडम। अब इस कहानी में आगे एम्पावरिंग के बारे में बात की जाती है, जो है ब्रेकिंग फ्री। एमी कहती है कि मैनिपुलेशन से निकलना कोई लड़ाई नहीं है बल्कि एक वेकअप कॉल है। सबसे पहले अवेयरनेस आती है, आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि यह हेल्दी है, तभी पहला चेन टूटता है। लिसनर्स इसके लिए अपनी लाइफ में जर्नलिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे आज किसने मेरी एनर्जी को ड्रेन किया, किस बात पे मुझे हर्ट हुआ। यह पैटर्न रिलीव करता है। और दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज। एक सिंपल सेंटेंस जैसे आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, आपकी हाफ प्रॉब्लम्स यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तीसरा स्टेप है इमोशनल डिटैचमेंट। फीलिंग्स को धीरे धीरे रिड्यूस करें, खुद को इमोशनली ग्राउंडेड करना। लिसनर्स यहाँ डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और स्पेस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। चौथे स्टेप में ग्रे रॉक के बारे में बात की गई है, मीन्स रिएक्शनलेस न्यूट्रल बिहेवियर। मैनिपुलेटर को रिएक्शन चाहिए, अगर रिएक्शन ज़ीरो, कंट्रोल ज़ीरो होगा। आखिरी स्टेप में सेल्फ वैलिडेशन की बात की गई है। अपनी फीलिंग्स को खुद से वैलिडेट करना सीखें।
अगर आप खुद को वैलिडेट नहीं करेंगे तो किसी मैनिपुलेटर के वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और आखिर में आता है सबसे पावरफुल स्टेप, एग्जिट प्लान। कभी-कभी हेल्दीएस्ट स्टेप होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस रिप्लेस कंफ्यूजन विद इनसाइट। एंड फाइनली यह कहानी उस मोमेंट पे पहुंचती है जहां अवेकन होता है। अब उसे डार्कनेस से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यू डोंट स्केप मैनिपुलेशन बाय फाइटिंग देम, यू स्केप बाय फाइंडिंग योरसेल्फ अगेन। लिसनर्स इस जर्नी के बाद ये जान पाएंगे कि अब वो कोई विक्टिम नहीं है, बल्कि एक अवेयर ग्राउंडेड इंसान है जिसे कोई भी मैनिपुलेट आसानी से नहीं कर सकता या ना ही कंट्रोल कर सकता है। हमको पता चल जाएगा कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं और किस तरह वो खुद को इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड मेंटली सेफ कर सकते हैं। अब आपके पास क्लैरिटी है, बाउंड्रीज़ हैं, वॉइस है और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट है। एमी कहती है कि डार्क साइकोलॉजी कोई डेंजरस नहीं है, ये एक अनअवेयरनेस डेंजरस है। जो व्यक्ति अपने ट्रिगर्स, पैटर्न्स एंड बाउंड्रीज को पहचान लेता है, वह मैनिपुलेशन प्रूफ बन जाता है, क्योंकि अवेयरनेस आपको क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी आपको स्ट्रेंथ देती है और स्ट्रेंथ से फ्रीडम आती है। जब आप माइंड गेम को समझ जाते हैं तो आपको कोई अपनी स्टोरी का विक्टिम नहीं बना सकता। आप अपनी कहानी के ऑथर खुद बन जाते हैं। आखिर में इस कहानी के बाद एक बात साफ हो जाती है कि दुनिया में हर कोई हमें समझने नहीं आता। कुछ लोग हमें इस्तेमाल करने भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्यार के लायक नहीं हैं, भरोसे के लायक नहीं हैं या किसी की ज़िंदगी में कोई जगह लेने के लायक नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें थोड़ा और समझदारी से, थोड़ा और ध्यान से और सबसे ज़्यादा थोड़ा और प्यार से खुद को समझना होगा। क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो आप अपनी ही भावनाओं को सुन पाते हैं। जब आप अपने दिल की आवाज़ को किसी के शब्दों से ऊपर रखने लगते हैं, तब आप एक अलग ही शांति महसूस करते हैं। और उस शांति में आपको एक एहसास होता है कि हाँ, कुछ लोग आपको चोट पहुँचाएँगे, लेकिन उससे आपकी कीमत कम नहीं होती। हाँ, कुछ लोग आपका भरोसा तोड़ेंगे भी, लेकिन उससे आपकी अच्छाई ख़त्म नहीं होती। आप कुछ गलत लोगों से मिले, पर इसका मतलब यह नहीं है कि सही लोग मौजूद ही नहीं हैं। हमें इस एस्पेक्ट पे कभी नेगेटिव नहीं होना। बस आगे बढ़ने से पहले खुद का हाथ पकड़ लीजिए और खुद से कहिए, मैं अब अपनी ओर हूँ। यकीन मानिए, जब इंसान खुद अपनी ओर हो जाता है, तो फिर दुनिया का कोई मैनिपुलेटर, कोई गेम, कोई चाल उसे फिर से गिरा नहीं सकती। आप अब पहले जैसे नहीं हैं। आप अब ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा मजबूत और सबसे बढ़कर ज़्यादा अपने हैं। Thank you everyone. I hope you liked it. Please like, share and subscribe.